स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो सबसे पहला चैप्टर यही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या फिर मूल कॉन्सेप्ट, इसी को बोल रहे होते हैं हम लोग। ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ आपका अच्छे से तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो कैन एनीवन, आप लोगों में से कोई भी ऐसा ये बता सकता है क्या कि मोल का डेफिनेशन या मोल के बारे में आप जो भी जानते हो, कोई भी बताएगा क्या? एनीवन? नहीं, कोई नहीं बताएगा। चलो फिर मैं ही स्टार्ट कर लेता हूँ। पहली चीज आप ये ध्यान रखना बच्चे, मोल इज यूनिट ऑफ, it is a unit of amount of substance, unit of amount of substance। अच्छा, amount of substance से मतलब क्या होता है? सब मैटर होता है सर, ऑल हाँ मैटर, ऑल मैटर सर, ऑल मैटर मीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऑल मैटर मतलब हमने ये समझ में आता है कि मतलब समझो मास मेजर करना है तो यूनिट केजी ग्राम कुछ यूज कर रहे होंगे, लेंथ मेजर करना है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में यूज कर रहे होंगे, वॉल्यूम यूज मेजर करना है लीटर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा यूज कर रहे होंगे। एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मतलब क्या है? ये तो सर फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके ओके, तो ये चीज आप दिमाग में रखना कि ये कभी भी अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जा रहा है, अमाउंट अगर वर्ड इस्तेमाल कर रहे तो सिंपली इट इज रिप्रेजेंटिंग द काउंटिंग, ये काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। यस सर, यस। नेक्स्ट इज हमें काउंटिंग का और भी कोई यूनिट मालूम है क्या? कोई और यूनिट काउंटिंग का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में? समझा नहीं सर। जैसे काउंटिंग काउंटिंग करते हैं ना हम लोग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एक यूनिट आप बोल रहे हो मोल होता है। तो यस यस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे आप काउंटिंग भी बोलते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई और यूनिट है क्या जो हम लोग यूज करते हैं? है सर, मोल है, MOL। नहीं वो ठीक है वो तो मैं बोली, उसके अलावा मास, मास तो है सर, मास। नहीं नहीं, अमाउंट सब्सटेंस, मास तो आपका अलग ही फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट यस सर, यस सर। है डजन, दर्जन, ये भी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ही यूनिट है। इसमें भी तो काउंटिंग ही हम लोग देखते हैं, मतलब अगर हमको बोला जाए वन दर्जन, वन डजन, तो इट इज सिंपली यस सर, रिप्रेजेंटिंग 12 सब्सटेंस, राइट? यस सर, यस। 12 से ज्यादा नहीं होगा, 12 से कम नहीं होगा। अगर वन दर्जन बोल रहे, वन डजन बोल रहे, तो ये हमेशा और हमेशा 12 की क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जैसे हम लोग दर्जन के बारे में चीजों को फील कर पाते हैं, वैसे ही हमको मोल के बारे में भी फील करना है। मोल और दर्जन अगर बोले तो समझने के लिए दोनों चीजें सेम है जैसे आपसे अगर एक छोटा सा चीज पूछे, आप फटाफट बता लोगे। मान लो मेरे पास 18 पेन है, ठीक है, 18 पेन। कितने दर्जन है हमारे पास? थोड़ा 1.5। 1.5 कैसे यस कैलकुलेट सर, करा? कैसे कैलकुलेट करा? 1 डजन तो 12 होता है सर, हाँ हाँ, और हाफ डजन 6, और हाफ डजन 6 होता है। ओके। तो बेसिकली अगर पूछा जाए तो आपने किया यही है कि जो 18 का नंबर दिया गया था उसको 12 से डिवाइड कर दिया, राइट? यस सर। तो आपको 1.5 मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैंने मान लो 30 बोला होता तो? 30 पेन है, कितने डजन है?
जल्दी बच्चे, 30 को 12 से डिवाइड कर दे, 2.5 मिल जाएगा सर। 30 को 12 से Yes, डिवाइड sir. करेंगे, कितना मिलेगा? 0.5 सर। 5/2 0.5। ओके, तो बेसिकली देखो, अगर आपको पहले मैं मोल का बड़ा बड़ा फॉर्मूला बताता तो डर लगने लगता। आप पहले ये समझो, डजन के बारे में चीजें समझो। डजन क्या है? डजन कभी भी हमें दर्जन कभी भी फाइंड आउट करना होता है, तो जो भी नंबर हमारे पास होता है, जो भी नंबर, मैंने पहले 18 बोला तो 12 से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने आपको 30 बोला तो आपने 30 को 12 से डिवाइड कर दिया। बच्चे आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो, जब भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है? जब भी आपको कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना। आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो, जब भी पूछना होगा तो अनम्यूट कर ले। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए और आपको दर्जन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, डजन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो सिंपली जो भी नंबर होगा उसको आप 12 से डिवाइड करते हो, आपको डजन मिल जाता है। इतना तो बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से सबके पास होगा कि अगर मैं ये पूछूं कि 1 मोल में कितना नंबर होता है, बता सकते हैं क्या? 1 मोल इज हाउ मच क्वांटिटी? जैसे आप दर्जन में 12 बोलते हो, वैसे ही मोल में भी होता है। एनीवन? नहीं, कोई नहीं बताएगा। इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसा कुछ होता है क्या? तो कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस सर। ओके, और ये जो नंबर होता है इसको हम लोग कुछ एक नाम भी देते हैं शायद। इट इज एवोगैड्रोस नंबर, करेक्ट है? हाँ सर। एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ एन ए से, कैपिटल एन एंड कैपिटल ए सब्सक्रिप्ट, एन ए से रिप्रेजेंट कर दें। आप ये सोचो कि अगर आपसे ये बोला जाए, एन से क्यों सर? जस्ट सिंबल बच्चे, ये केवल सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, कोई तो हम सर और कोई नहीं, और कोई सिंबल यूज नहीं करते हम लोग यहाँ पे। एवोगैड्रो नंबर के लिए ये सिंबल, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। द नेक्स्ट थिंग इज, मान लो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास लेट अस से 10⁻6 एटम है, ठीक है? और मोल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, अब क्या करोगे, कैसे करोगे? एनीवन? कोई बताएगा? कोई तो बता लो। अरे अभी डजन तो कैलकुलेट कर रहे थे यार, जब भी मैं पूछ रहा था डजन, जब भी मैं पूछ रहा था तो आप क्या बोले वहां पे? कंक्लूजन क्या निकला था हम लोगों का कि जो भी नंबर मैं बोलूंगा उस नंबर को आप 12 से डिवाइड करोगे, आपको दर्जन मिल जाएगा। फिर मैंने बोला अभी तक हमारा ये चीज फिक्स था कि 1 डजन अगर मैं ले आ रहा हूं तो 1 डजन में कितना सब्सटेंस लेना है? 12 सब्सटेंस ले आना है। तो अगर मैं मोल बोल रहा हूं तो मोल में भी तो सब्सटेंस फिक्स है ना? मोल में सब्सटेंस कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मुझे कहीं पे मोल कैलकुलेट करना हो गया मान लो, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वॉट एवर नंबर इज गिवन, जो भी नंबर दिया हो वो डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ पे 12 से क्यों डिवाइड कर रहे थे? 12 से इसलिए डिवाइड कर रहे थे कि एक दर्जन में 12 पार्टिकल ही होते हैं, 12 सब्सटेंस ही होते हैं। वैसे ही अगर मुझे मोल कैलकुलेट करना है
तो 1 मोल में जितना पार्टिकल होगा उसी से डिवाइड करेंगे। ये सिंपली आपको यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो पहले तो ये जो टर्म, अभी मैं इसके बारे में और बात करूंगा, बस मैं अभी आपको ये दिखा रहा था, ये जो मोल का टर्म है ना, इस टर्म से डरने का जरूरत नहीं होता है बच्चे। ये सिंपली क्या है आपके पास कि जैसे आप दर्जन के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो कि दर्जन के बारे में कुछ भी पूछा जाता है आप फटाफट बता देते हो, वैसे ही मोल भी है। मोल से ऐसा डरने का जरूरत कुछ नहीं होता है। देख लो आप देख लो, दर्जन और मोल में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है। हाँ, डिफरेंस कहाँ जनरेट होता है कि दर्जन हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इसलिए फेमिलियर हो जाते हैं, मोल हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं 12वीं के बाद, इसलिए दिमाग थोड़ा खराब होता है इसको करने में। तो ऐसा परेशान होने का जरूरत नहीं है, मोल और डजन हमारा क्या है, सिमिलर है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो नंबर आप लिख रहे थे एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर फ्रैक्शनल है या इंटीजर है? एनीवन? इंटीजर। पक्का? अच्छा, तुम लोग बड़े आलसी टाइप के हो। देखो, अगर इंटरैक्ट करोगे ना, बोलते रहोगे ना, तो चीजें ज्यादा आसान होंगी और फास्ट होंगी, समझना भी इजी रहेगा हमारे लिए। अगर मैं केवल एक तरफ से मैं सिंगले हैंडेड पढ़ाते जा रहा हूं तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है उसमें मेरी स्पीड कभी फास्ट हो जाए, कभी स्लो हो जाए, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो अगर रेस्पॉन्ड करते रहोगे तो पता चलता जाएगा। तो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं कि ये जो नंबर है एवोगैड्रो नंबर, ये फ्रैक्शनल है या इंटीजर है? फ्रैक्शन है। है ना, इधर 6.022 ऐसा लिखा था। डेसिमल वाला नंबर फ्रैक्शन होता है ना? अरे कोई तो बोलो भाई। हाँ। ओके, तो बच्चे ये फ्रैक्शन नहीं है, ये इंटीजर है। आप 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हो। अगर 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या दिखाई देगा? 6022। इसके बाद 20 है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर आप 20 लिखोगे ना, तब जो नंबर मिलेगा वो आपका एवोगैड्रो नंबर है। ये चीज तो ये माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि ये क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है जिसे आप मोल बोल रहे हो, मोल को हम लोग डेली लाइफ में क्यों नहीं यूज करते और डजन को डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में यूज नहीं करते? इसका रीजन कि कभी अगर अभी जाओ मार्केट में और उधर केले वाले को बोलो भाई मुझे 1 मोल केला दे दो, तो ना तो वो दे पाएगा और ना तुम रख पाओगे इतने सारे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो द नंबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। तो इस नंबर को हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। एक चीज का ये तो क्लैरिटी रहना चाहिए। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि हम लोग ये जो डजन है ना, डजन को डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। हालांकि दोनों चीजें सेम, दोनों मोल एंड डजन दोनों ही सेम चीज रिप्रेजेंट करते हैं, काउंटिंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट मोल को मैं डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकता क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, और डजन को केमिस्ट्री में यूज नहीं कर सकता क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी एक डेफिनेशन आप लोग बताओ, फिर लिखते हैं। एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? The mass मास ऑफ एन एटम। ओके, atom. वेरी गुड वेरी गुड। लिख लेना इसको, वैसे तो आपको मालूम ही है।
mass of an atom is known as mass of an atom is known as atomic mass. ठीक है, ये आसान सा डेफिनेशन था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम के 1 एटम का मास कितना होगा? 1 होगा सर। हीलियम बोला भाई, हाइड्रोजन नहीं बोला। 2 होगा सर। सोच लो, अभी भी टाइम दे रहा हूँ, सोच लो। 1 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता बच्चे। 4 होगा सर। अच्छा, एक चीज अभी से आप जरा हैबिट डालना शुरू करना, ये कंपलसरी है, आगे मिस्टेक से बचोगे। ये 4 क्या? 4 मीट्रिक टन, 4 यूनिट, 4 ग्राम। अगर 4 ग्राम है तो मतलब ऐसा समझो, एक एटम है अगर 4 ग्राम का, तो मैं अगर 100 एटम ले आता हूं तो 400 ग्राम, ऑलमोस्ट हाफ केजी हो जाएगा। समझ रहे हो? केवल 100 एटम ले आता हूं तो हाफ केजी हो जाएगा, और हाफ केजी हाइड्रोजन अगर हीलियम लेकर के मैं किसी के ऊपर मार दूं तो वो घायल हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? नो सर। तो ये 4 क्या है? मीट्रिक टन, केजी, ग्राम? यूनिट, यूनिट। ओके, दैट इज यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, AMU शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग केवल U से। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले तो ये चीज आप दिमाग में रखना। क्या दिमाग में रखोगे कि जब भी आपको एटम का मास पूछा जाएगा ना, तो आंसर हमेशा किस में करना है? AMU में करना है। और यूनिट बोलना कंपलसरी है। अगर आप यूनिट नहीं बोलोगे तो फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लूंगा, मीट्रिक टन, केजी कुछ भी लिख दूंगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो आपको हमने ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम का 1 एटम का मास कितना होता है? 40, राइट? 40 मीट्रिक टन। यूनिट सर। बोलो भाई, आपको ये बोलना है, ठीक है? अगर नहीं बोलोगे ना तो फिर लफड़ा हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट मान लो आपको मैंने पूछ लिया कि मेरे पास 4 कैल्शियम एटम है, मास कितना होगा? One. 160 मीट्रिक टन। 160 यूनिट है सर। बार बार बोलना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, आगे जाकर के आप यहीं पे गलती करने वाले हो। मैं स्ट्रेस दे करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर के आप जब क्वेश्चन करोगे तो गलती यूनिट में जरूर करोगे, तो इस चीज से अभी से थोड़ा सा केयरफुल रहो। अच्छा, नेक्स्ट इज इसी 160 को मैं क्या लिख सकता था? 4 into 40, दैट इज 160, एब्सोल्युटली फाइन। 160 AMU मिल जाएगा ना। अभी मैं अगर बोलूं कि 5 कैल्शियम एटम का मास कितना होगा? बड़ा आसान आसान सा चीज है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेंगे हम लोग। कितना मिलेगा? 200 AMU। 200 AMU। बहुत आसान सा चीज था ये, 200 AMU ना। इस चीज को ना थोड़ा रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे? मान लो आपसे मैंने ये बोला कि मेरे पास 160 AMU कैल्शियम है, ठीक है? मेरे पास कैल्शियम का एक सैंपल है जिसका मास 160 AMU है, एंड आई नीड टू नो कि उसमें कैल्शियम के कितने एटम है। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम आपको बताने हैं। कितने? 4। कैसे मिला आपको? एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। ओके ओके फाइन। तो ये जो अभी आप करने जा रहे हो ना, ये एक्चुअली सिंपल सा यूनिटी मेथड है, और इसे एज अ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। फिलहाल लिख लो, शुरुआत में बड़ी आसान आसान चीजें आएंगी।
ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। करेक्ट है? यही करा था ना आपने? Yes, sir. हाँ सर, यस सर, मैंने सैंपल का मास 160 बोला था और फिर मैंने नंबर ऑफ एटम पूछा, तो आपने सिंपली एटम के मास से डिवाइड कर दिया, आपको नंबर ऑफ एटम मिल गया। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, ये याद रहना चाहिए। सिंपली ये कुछ है नहीं, आपको भी मालूम है, इट्स जस्ट अ यूनिटरी मेथड। तो कॉपी हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। हाँ सर, ओके, तो अभी थोड़ा कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं। चलिए, धीरे धीरे चैप्टर अपने लेवल पे पहुंचेगा, बट स्टार्ट बहुत आसान से ही लगेगा आपको। बस एक क्लास के बाद चैप्टर अपने कैरेक्टर में आ जाएगा। तो जो भी हम लोग कर रहे थे वही यहाँ भी है। आप देखो तो सिलिकॉन के 1 एटम का मास 28, 2 एटम का मास विल बी 2 into 28, दैट इज 56 AMU एंड सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा। कुछ बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, क्या रिपीट करना है ये तो बताया नहीं आपने। द सेम थिंग यहाँ पे रिपीट ही कर रहा था एक्चुअली मैं। पिछली बार कैल्शियम लिया था, इस बार ही सिलिकॉन लिया हुआ है। कोई तो म्यूट कर लो। हाँ अब ठीक है। तो सेम थिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिलिकॉन 1 एटम का मास इज 28। अगर 2 एटम का मास पूछते तो हम लोग क्या बोलते, 2 into 28 AMU। 5 एटम का पूछते तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू राइट 5 into 28, दैट इज 140 AMU। 20 एटम का पूछते ऑब्वियसली 20 into 28, दैट इज 560 AMU। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक एटम का मास मालूम है तो आपको 2 एटम का कैलकुलेट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 एटम का कैलकुलेट करना है, 5 से मल्टीप्लाई करो, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। अगर आपको यहीं पे मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता, मान लो मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास 70 AMU है मेरे पास। 70 AMU सिलिकॉन का सैंपल है और इस सिलिकॉन के सैंपल में हमको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करने वाले हो, इसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ, एंड में ये फॉर्मूला ही कंक्लूड होने वाला है। हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मेरे पास 28 AMU का मास होता सिलिकॉन का, तो उसमें डेफिनेटली 1 एटम हो रहा होता। नाउ यूज द यूनिटरी मेथड। अगर आप 1 AMU मास ले आते सिलिकॉन का, तो इट इज गोइंग टू कंटेन 1 डिवाइडेड बाय 28 एटम, राइट? इतना एटम रहेगा 1 AMU में। आपको मैंने सैंपल का मास कितना बोला, 70 बोला, तो 70 AMU में नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, 70 डिवाइडेड बाय 28, एंड दैट विल बी द आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। और फॉर्मूले में आपको क्या बोला जा रहा है कि आप मास ऑफ द सैंपल न्यूमरेटर में रखो। देखो 70 हमने क्या लिखा था, दैट वाज द मास ऑफ द सैंपल, डिवाइडेड बाय, आपने किससे डिवाइड करा था, 28 से। 28 क्या था बच्चे, आपका एटॉमिक मास था। तो कभी भी आप अगर आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो आप मास ऑफ द सैंपल न्यूमरेटर में रखोगे और डिनोमिनेटर में एटॉमिक मास लिख लेना, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ एटम। क्लियर है ये सभी को? यस सर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट जरा करिए। तो ये आपके सामने दिख रहा है, छोटा सा क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। यू हैव गिवन 200 AMU ऑफ हीलियम। अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक मास नहीं मालूम है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा।
वैसे टाइम के साथ आपको धीरे धीरे सारे एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, किसी को मिला फर्स्ट पार्ट का आंसर? किसी को मिला? Yes, sir. Yes, sir. 100, फर्स्ट sir. 50 atom. 50 एटम, ओके ओके। किसी का 50 के अलावा मिल रहा है कुछ और? फर्स्ट वाले पार्ट में कुछ और अगर आप मिल रहे हैं तो बता सकते हैं। Second one, 400 atom. सेकंड 400, Yes, sir. ओके। अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आप बता सकते हो, वो भी मैं लिख लूंगा यहाँ पे, फिर बाद में देखेंगे कौन सा करेक्ट है। Third is 2000. 2000 थर्ड वाले का, Yes, sir. ओके। बोल रहे ऑक्सीजन का 200 आ रहा है, किसी का यहाँ पे आंसर डिफरेंट। ऑक्सीजन का 200। तो ये आप भी बताओ ना, जिसका जो आंसर आ रहा है वो बताते रहो। 213 आया। 213। किसका 200 है? ऑक्सीजन 200 ऑक्सीजन का 213, यस सर। नहीं सर 200। ओके ओके सर मेरा भी 200 आया है ऑक्सीजन का। ओके ओके। इसमें और कोई ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहता है? कोई और आंसर ऐड करना चाहता है इन तीनों पार्ट में? नहीं? तो चलिए देखिए, फर्स्ट वाला 50 करेक्ट है, सेकंड का 200 करेक्ट है, थर्ड का 2000 करेक्ट है। ये 400 नहीं आएगा। देखो, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है बच्चे, वो होता है 4 AMU। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा उसका सिंपल सा एप्लीकेशन है। मास ऑफ द सैंपल कितना दिया हमको? 200, और एटॉमिक मास कितना दिया? 4 दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 50 एटम मिल जाएगा। यही नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला था। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 AMU होता है। आपने शायद एटॉमिक नंबर लिख लिया है 8। 8 इज द एटॉमिक नंबर, 16 इज द एटॉमिक मास। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए तो मास ऑफ द सैंपल दैट इज 3200 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16, दैट विल बी 200। ये सेकेंड पार्ट का होगा। थर्ड पार्ट का 46,000 ये मास ऑफ द सैंपल है, डिवाइडेड बाय सोडियम का अगर मैं एटॉमिक मास लिखूं तो ये 23 AMU होता है। Just divide this 46,000 divided by 23, it will be 2000, और ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके नहीं सर। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट। मोल का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। मोल का डेफिनेशन पहले तो आप कॉपी कर लो, और इस डेफिनेशन के अलावा और भी अगर आप कुछ जानते हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। देन हम लोग कोशिश करेंगे इस डेफिनेशन को समझने का। पहले तो आप कॉपी कर लो, मोल का डेफिनेशन कॉपी कर लो। 1 mole of the substance is the amount that contain as many elementary particles or entities as there are atoms in 12 gram or C12। कॉपी हो गया?
कोई बोल ही नहीं रहा यार। नहीं सर। ओके Sir, 1 minute, please. Sir, हो गया. हो गया, कॉपी हो गया। नहीं सर। ओके, तो ये मोल के डेफिनेशन में आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहो तो अच्छी बात है। अगर इस डेफिनेशन के अलावा अगर आप कुछ और जानते हो या ऐड करना चाहते हो, अगर नहीं तो फिर हम लोग ये कोशिश करेंगे ये डेफिनेशन समझने का एक बार। कोई बताना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा इसमें? नहीं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको समझने का। बोला जा रहा है डेफिनेशन में कि आप एक काम करो कि कार्बन का एक सैंपल ले आओ, ठीक है। आप कार्बन का सैंपल ले आने वाले हो और उस कार्बन के सैंपल का कितना मास ले आने वाले हो? 12 ग्राम ले आने वाले हो। और कार्बन के ना अलग अलग आइसोटोप होते हैं, C12 C14, अलग अलग आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप आई गेस आपको मालूम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको ये 12 ग्राम कौन सा वाला ले आना है? ऐसा 12 ग्राम ले आना है जिसमें केवल और केवल C12 रहे, बाकी कोई और आइसोटोप नहीं रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए? केवल C12 रहना चाहिए ना। अब ये 12 ग्राम लाने के बाद इसमें आप काउंट करो नंबर ऑफ एटम। काउंट नंबर ऑफ एटम। आप अगर नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेते हो तो जो भी नंबर ऑफ एटम मिलता है वही 1 मोल है। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। डेफिनेशन में यही चीज लिखा हुआ है। 1 मोल इज द सब्सटेंस is the amount that contain as many elementary particle or entities as there are atom in 12 gram of C12। डेफिनेशन क्लियर है सभी को? सर फिर से समझाइए ना इसे। ओके, रिपीट कर देते एक बार। सर फिर से समझाइए। ओके, डेफिनेशन में बोल रहे हैं ना कि आप कार्बन ले आओ। कार्बन मालूम है, डेली लाइफ में हम लोग वो जो कोयला यूज करते हैं ना, वो भी कार्बन का ही बना होता है, लेकिन वो इम्प्योर है आपका। आपको प्योर कार्बन ले आना है। ग्रेफाइट आप जानते होगे, वो भी कार्बन ही है आपका। आपको कार्बन ले आना है और कार्बन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं, C12 C14। मतलब यहाँ पे C14 बोलने का मतलब मास नंबर क्या है? 14 है। C12 बोलने का मतलब मास नंबर क्या है? 12 है। तो आप कार्बन का सैंपल ले आओ, ठीक है। जैसे कोयले का सैंपल ले आ रहे हो, ग्रेफाइट का सैंपल ले आ रहे हो, तो वैसे ही सैंपल ले आओ। कितना ले आना है आपको? 12 ग्राम ले आना है। आपको ऐसा कार्बन का सैंपल ले आना है जिसमें केवल C12 होना चाहिए, C14 या और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। C12 वाला कितना ले आना है? 12 ग्राम ले आना है। और इस 12 ग्राम के सैंपल में जो आप सैंपल ले आए हो, उसमें आप जितने भी कार्बन के एटम है वो काउंट कर डालो, ठीक है। काउंट करने के बाद आपको जो भी मिलेगा उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। एक्चुअली काउंटिंग के बाद ना आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ही मिलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोल बैठते हैं? उसी को 1 मोल बोल बैठते। क्लियर है ये? यस सर। डेफिनेशन में किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि बच्चे वाई C12, मतलब आपको कार्बन 12 ही क्यों चाहिए? आप नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हीलियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कोई और भी एलिमेंट ले लो, आपको C12 ही क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन उठता है।
और शायद ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है कि वाई C12 इज यूज टू डिफाइन द मोल, और इवन इसके बाद हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट का भी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो वहां पे भी कार्बन 12 को लेकर के ही डेफिनेशन दिया गया है, C12 को ही रेफरेंस बनाया गया है। कोई बताएगा क्या कि वाई C12 ही क्यों लेते? Sir, most abundant in the atmosphere. अबंडेंट तो है, करेक्ट है, दैट इज नॉट द रीजन, वो रीजन नहीं है, वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है। और कोई बताएगा? देखो ये जो आप मास नंबर या एटॉमिक मास जो कैलकुलेट करते हो ना बच्चे, आप अगर देखोगे तो ये सारे एटॉमिक मास रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। तो C12 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो रेस्ट सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास इंटीजर के काफी क्लोज आता है, जो कि कैलकुलेशन में यूज होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, हालांकि ये बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में फीड नहीं होता है। दूसरा वाला रीजन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये आप समझ लेना अच्छे से, ये जो C12 का आइसोटोप है ना, इट इज हाईली स्टेबल, ये अच्छा खासा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, स्टेबल लेने का फायदा क्या है? स्टेबल लेने का फायदा ये है, मान लो एक अनस्टेबल एटम का एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने यूरेनियम ले लिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग C12 आपने यूरेनियम ले लिया, और यूरेनियम का सैंपल लेकर के उसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, और ये टाइम के साथ क्या होता रहता है, डिसोसिएट करता रहता है, अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करता रहेगा, थोरियम में कन्वर्ट होगा, लेड में कन्वर्ट होगा, एक सीरीज जनरेट करेगा। तो प्रॉब्लम इज दैट कि आपने सैंपल लिया, काउंटिंग स्टार्ट करा, पता चला वहां से यूरेनियम डिसोसिएट कर गया। यू कैन नॉट टेक दैट टाइप ऑफ सैंपल ना, आप ऐसा कोई सैंपल नहीं ले सकते जिसमें एटम ही आपका स्टेबल नहीं है। तो आप ये जो C12 लेने का पीछे एक रीजन है, एक वेरी वैलिड रीजन है, दैट ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। सेकंड, अगर हम लोग कैलकुलेट करें एटॉमिक मास, ये रीजन आप लिख लेना, ठीक है, ये रीजन आप लिख लेना, वाई C12, वन ऑफ द रीजन इज C12 is highly stable, and the second reason is atomic mass of other element with respect to C12 is almost integer। तो इंटीजर वैल्यू हमारे कैलकुलेशन में ज्यादा अच्छी लगती है, कैलकुलेशन इजी होता है, और याद रखना भी हमारे लिए इजी होता है, इसलिए हम लोग C12 को इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग मोल डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये चीज क्लियर है सभी को? सर C14 स्टेबल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है बच्चे, C14 रेडियो एक्टिव होता है। आप आगे जाकर के सीखोगे कि ये जितने पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, पता नहीं उसमें जैसे बहुत पुरानी चीजें होती है, तो उनका जो एज डिफाइन करते हैं हम लोग, ये फाइंड आउट करते हैं ना कि ये चीज कितनी पुरानी है, तो वो सारी चीजें C12 से ही फाइंड आउट होती है, और उसके रेडियो एक्टिव नेचर से ही फाइंड आउट करी जाती है, जिसे हम लोग नाम भी देते हैं C14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग। तो खैर वो कभी एक्सप्लेन करेंगे, आगे के चैप्टर में आएगा कहीं ना कहीं। ये C12 वाई C12 ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ वही डेफिनेशन जो आपको मैं पहले सिखा रहा था,
एटॉमिक मास का डेफिनेशन, ये हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है तो वापस से कॉपी करने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो यूनिट है एटॉमिक मास का, ये हमने बात करा एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर कभी कभी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड मास। समटाइम्स कुछ एक टाइम ऐसा होगा जहां पे एटॉमिक मास के एएमयू की जगह पे हम लोग डाल्टन यूज कर रहे होंगे। डाल्टन कभी यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जब भी बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ोगे बायो में या फिर केमिस्ट्री में भी है, तो जो बड़े बड़े पॉलीमर और प्रोटीन्स होती है ना, उनके जो मास होते हैं उनके मास को हम लोग डाल्टन में रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी तो नॉर्मली हम लोग एएमयू और यू लिख रहे होते हैं, ठीक है। इट इज द सेम थिंग, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 डाल्टन। लेकिन बस यही है कि जो हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए हम लोग डाल्टन यूज करते हैं। क्लियर है ये? यस सर। ओके। अब ये 1 AMU का डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो ये लिख ही लो, इंपॉर्टेंट है। 1 AMU is equals to 1/12 of mass of 1 atom of C12। C12 का आप सिंगल एटम ले आओ और उसका 1/12 कर लो, जो भी एक एटम का मास होता है वो आपको 1 AMU मिल जाएगा। ऑब्वियसली हमें मालूम भी है कि C12 के सिंगल एटम का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। इसका 1/12 करूंगा तो क्या आएगा, 1 AMU आएगा। वही डिफाइन करा जा रहा है यहाँ, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है 1 AMU का? क्या हो गया, बड़ी शांति हो गई अचानक से। डेफिनेशन क्लियर है सभी को? यस सर। ओके ओके। सो द नेक्स्ट इज, आपके पास यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट है, एटॉमिक मास है। अगर आपको याद रखना है तो आप यहीं से कॉपी करके याद रख सकते हो। याद तो रखना ही है, मतलब थोड़ा अगर आप जल्दी याद रखना चाहते हो तो। अदरवाइज इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे जाकर के, कम से कम 100 क्वेश्चन तो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने के दौरान ये एटॉमिक मास की जरूरत बार बार पड़ेगी। तो अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, नहीं बार बार हम लोग पूछते रहेंगे या फिर क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया भी रहता है तो वो एक्चुअली ठीक नहीं होता है ना, टाइम चला जाता है। अगर आप बार बार क्वेश्चन देख रहे हो फिर एक एक चीज लिख रहे हो तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो एटॉमिक मास आपको याद रहना चाहिए। कुछ एक बेसिक हमारे थॉट होते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को डबल कर दो आपको एटॉमिक मास मिल जाता है या मास नंबर मिल जाता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, लेकिन कुछ एक चीजें जो मार्क कर रहा हूं उनको ध्यान में देख लेना। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 बट मास नंबर 7, डबल नहीं होता, डबल से ज्यादा होता है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, डबल नहीं होता है, डबल से ज्यादा होता है। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, डबल नहीं है, डबल से ज्यादा है। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नियॉन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 20। एंड ये फ्लोरीन, फ्लोरीन को भी आप ध्यान रख लेना, 9, सॉरी नियॉन इज 10 ना, नियॉन इज 10, सॉरी नियॉन इज 10 एंड 20। अच्छा नियॉन तो डबल है, फ्लोरीन डबल नहीं है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे जिसमें आप जनरली जो हैबिट होती है आपकी कि एटॉमिक नंबर को डबल कर लो एटॉमिक मास मिल जाएगा, ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा था। तो यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि आप भूल सकते हो वो एटॉमिक मास आप लिख लो एंड कोशिश करो कि ये याद रहे। आगे जाकर के ये सारी चीजें यूज होने वाली है। फटाफट कॉपी करना है इसको, इसके बाद थोड़ा और भी है। ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सारा। हो गया सभी का? यस सर। सर यस सर। ओके ओके ओके।
कुछ और भी है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28। ये सारे मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अभी बैठ गए रट्टा मारने, वो वाला काम नहीं करना है आपको। हाँ, लेकिन अगर आप धीरे धीरे ये वैल्यूज याद रख लो तो अच्छा होगा। क्लोरीन इज 35.5 फ्रैक्शन में है, और इसका रीजन होता है कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 दो आइसोटोप मिलते हैं। इनका जो रेशियो होता है, परसेंटेज जो अकरेंस है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ये वैल्यू फ्रैक्शनल मिल जाती है। तो आप याद रख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें अगर याद रहेंगी तो अच्छी रहेंगी। लेट अस मूव अहेड, थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला आप याद रखना। जैसे हम लोग याद रखते हैं ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये एक कन्वर्जन का फैक्टर हम लोग रट्टा मार लेते हैं। तो वैसे ही आपको एक कन्वर्जन का फैक्टर बता रहा हूं, और वो फैक्टर आप याद रखोगे। 1 AMU को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये 1// एवोगैड्रो नंबर ग्राम होता है। या फिर आप इसी को ऐसा बोल सकते हो, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू NaAMU, ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, ये कन्वर्जन फैक्टर आप जरूर याद रखोगे, 100% ये याद रहना चाहिए, क्योंकि ये इसी चैप्टर में इवन हो सकता है अगले 10 मिनट के बाद आपको यूज करना पड़ जाए। तो ये लिख लेना। एंड नेक्स्ट जो करने वाले हम लोग, सेम चीज, AMU को ग्राम में कन्वर्जन दिया गया है। चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक चीजें सीखते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज ऐसा सीखना है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करो। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। हमने हीलियम एटम का सैंपल लिया हुआ है, और उस हीलियम एटम के सैंपल में हमारा कितना हीलियम है, 1 मोल हीलियम। ठीक है, मान लो ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमने 1 मोल हीलियम ले रखा है। आपको इसका मास बताना है कि इसका मास कितना होगा, बताओगे क्या? एक बार अपना दिमाग लगाओ, आप ट्राई करो। दिमाग चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो मैं धीरे धीरे हिंट देना शुरू करूंगा। दिमाग चल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। चलो, फर्स्ट हिंट है कि आपको हीलियम के एक सिंगल एटम का मास मालूम है। अगर मैं 1 एटम ले आता हूं हीलियम का, तो 1 एटम हीलियम का मास कितना है बच्चे? 4 AMU। ये पहला हिंट था, ये तो आपको पहले से मालूम था। तो मालूम था तो उसको इस्तेमाल करिए, आंसर आएगा। एनीवन? सेकेंड हिंट,
ये जो आपको 1 मोल बोला गया था, ये 1 मोल में आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, या फिर इसी को आप क्या बोल रहे हो, Na एटम है, Na एटम है। अभी भी नहीं बताएगा कोई? चलो थर्ड स्टेप, अगर आपको एक एटम का मास मालूम है और आपके पास टोटल Na एटम है, तो आपको बेसिकली Na एटम का मास ही तो चाहिए। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम सैंपल कितना मिल जाएगा आपको? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? Na, और एक एटम का मास कितना है? 4। यही होगा ना? अरे कोई तो हाँ नहीं बता दो। Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए हमको कि ये जो 4 इंटू Na मिला हुआ है, ये जो मास है, इस मास का यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे? एमयू, ग्राम, केजी, मेट्रिक टन, क्या लिखेंगे? ग्राम। सोच लो बेटा। इट इज एमयू, एमयू लिखेंगे। आप सोचो ना, मतलब मेरे पास मान लो कि एक पेन है और ये पेन मेरा मान लो 5 ग्राम का है, और मैं बोलूं कि मेरे पास मान लो टोटल 5 पेन है, तो मास अगर मैंने पूछा तो मास, आप टोटल मास बताना होगा तो क्या बताएंगे? 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब यहाँ पे 25 के आगे यूनिट क्या लिखने वाले? ग्राम या केजी या मीट्रिक टन? ऑब्वियसली ग्राम, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो ग्राम को किया था ना यार नंबर में, यहाँ पे एमयू को मल्टीप्लाई किया था नंबर में, तो यूनिट क्या मिलेगा? एमयू मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यूनिट क्या मिल गया हमको? एमयू मिल गया। अब इस एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है। एमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमको मालूम है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ये अभी मैं बता रहा था। तो अब देखो कि ये जो एमयू में था, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? Na इंटू 4 इंटू 1/Na, बिकॉज एमयू को मैं क्या कर रहा हूं? ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे ग्राम लिखूंगा। ऐसा करने से क्या होगा? अभी ये Na कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमको क्या मिल गया? 4 ग्राम। 4 ग्राम पर मोल लिख लेते हैं। पर मोल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने मास किसका कैलकुलेट करा हुआ है? 1 मोल का कैलकुलेट करा हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 1 एटम का मास कितना? 4 AMU। 1 मोल एटम का मास कितना? 4 ग्राम पर मोल। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. फटाफट कॉपी कर लेना, और यहां से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अभी हम लोग लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे। हो गया? ये कॉपी हो गया सभी को? है ना? सभी का कॉपी हो गया आई गेस। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि एक डेफिनेशन में बोलने जा रहा हूं, दैट इज मोलर एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास, ये क्या होता है? मोलर एटॉमिक मास क्या होता है? कोई बताएगा?
नहीं, कोई नहीं बताएगा। अरे बच्चे, जैसे आप एटॉमिक मास डिफाइन कर रहे थे ना, वैसे ही मोलर एटॉमिक मास है। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे हम लोग? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम is known as molar atomic mass. Molar atomic mass. और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग MM से रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में मोलर मास, शॉर्ट फॉर्म में केवल मोलर मास बोल रहे हैं। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज, अब देखना जरा आप, अगर मान लो कि मेरे पास ऑक्सीजन लिया हुआ है, ऑक्सीजन का एटम ले रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा बच्चे? 16 sir. 18. फिर से गड़बड़ करने लगे, 16 मीट्रिक टन लिख दूंगा मैं, ध्यान रखना। एटॉमिक मास कितना? 16. ओके, 16 AMU। नाउ द नेक्स्ट इज, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? देखो, अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन देखा था ना, पिछला वाले क्वेश्चन को देखना जो अभी हम लोगों ने करा हुआ है। हीलियम के सिंगल एटम का मास कितना मिला था? कितना था बच्चे? 4 AMU था ना। और हीलियम का मोलर मास कितना मिला था आपको? 4 AMU. मोलर मास। अब देखो तो हमने क्वेश्चन में वही सॉल्व करा है, हमने 1 मोल का ही मास कैलकुलेट करा है। एंड में क्या आया था? 4 ग्राम। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर आपको एटॉमिक मास मालूम है, मतलब मोलर मास भी मालूम है, नंबर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। नंबर हमेशा क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा। बदलेगा क्या? ये यूनिट बदलेगा। अगर आप एटॉमिक मास बोल रहे हो तो यूनिट क्या रहेगा? AMU। अगर आप मोलर मास बोल रहे हो तो यूनिट क्या रहेगा? ग्राम पर मोल। नंबर सेम रखते हुए केवल यूनिट चेंज करना होता है। आप जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके देखे थे, वैसे ही आप ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इसका जो मोलर मास आएगा दैट विल बी 16 ग्राम पर मोल। किसी को डाउट है? Yes, sir. डाउट नहीं है तो फटाफट कॉपी कर लो आप। ये एटॉमिक मास मोलर मास में डिफरेंस मालूम रहना चाहिए, यूनिट थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हो गया? ये कॉपी हो गया सभी का? Yes, sir. ओके। अगर मेरे पास नाइट्रोजन होता मान लो, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पूछते, एटॉमिक मास कितना लिखेंगे बच्चे? 14 AMU. 14 AMU। ओके। और इसका मोलर मास कितना लिखेंगे? 14 gram per mole. ओके, 14 ग्राम पर मोल। नाउ अभी ठीक है, अब दिमाग में आ जाएगा ये। तो ये सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होता है, ठीक है। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे। एटॉमिक मास से मोलर मास में जाने में नंबर सेम रखना है। एटॉमिक मास जब भी बोल रहे होंगे तो यूनिट हम लोग AMU लिखेंगे, और जब भी मोलर मास बोल रहे होंगे तो यूनिट ग्राम पर मोल लिखेंगे। दिस इज द ओनली थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये खूब यूज होगा, आगे प्रॉब्लम में यूज होगा। जैसे अभी मैं एक छोटा सा बात करूं तो हम लोगों ने मोल के लिए पहला फॉर्मूला देख लिया है।
वो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल is equal to number of mole is equals to number of particle in the sample, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हम लोगों ने देख लिया था, ये जब भी डजन में बता रहा था बिल्कुल वैसे ही करना था। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूले को मैं फिर से यूनिटरी मेथड से डिराइव करूंगा। अब देखना ये भी बहुत आसान है। जैसे मान लो हमने फिर से हीलियम ले लिया और हमने 1 मोल हीलियम लिया हुआ है। 1 मोल हीलियम लिया हुआ है बच्चे, मास कितना होगा? 4 m। ग्राम ना, मोल बोला हुआ है हमने, अच्छा जी, yes। ठीक है। नेक्स्ट इज, आप ऐसा सोचो अगर मेरे पास 3 मोल हीलियम है, मास कितना होगा बच्चे? 12 ग्राम पर मोल। इंटू 4 दैट इज 12 ग्राम। बड़ा आसान सा काम करा रहे, कोई डिफिकल्ट काम नहीं करा था मैं। नेक्स्ट इज, मान लो 8 मोल हीलियम लिया होता, मास कितना? 32 ग्राम। 32, 8 इंटू 4 दैट इज 32 ग्राम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस काम को ना थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। मान लो मेरे पास 44 ग्राम हीलियम है। अब बता सकते हो क्या कितने मोल है? 11 मोल। 11 मोल है। कैसे मिला आपको? सर 44 को 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड किया है। ओके, इसी चीज को, यही हमारा यूनिटरी मेथड है और यही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चे। देखो कैसे करते हैं अगर यूनिटरी मेथड लगाते तो। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास 4 ग्राम होता तो 4 ग्राम कितना अमाउंट कंटेन करता है? 1 मोल कंटेन करता है। अगर मेरे पास 1 ग्राम होता तो ये कितना होगा? 1/4 मोल होगा। हमने कितना ले रखा है? हमने 44 ग्राम ले रखा है, तो मोल कितना मिल जाएगा? 44 डिवाइडेड बाई 4। तो बच्चे इसी को ना अगर मैं जनरलाइज करता और मोल का दूसरा फॉर्मूला लिखता, तो फॉर्मूला क्या मैं लिखता? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल, लेकिन मास ऑफ सैंपल हमेशा किस में लिखोगे बच्चे? हमेशा और हमेशा ग्राम में लिखना है, ये ध्यान रखना आप। मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है मोल कैलकुलेट करने का। फर्स्ट, अगर नंबर दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर नंबर दिया हो या नंबर पूछा जाए तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सैंपल का मास दिया हो या फिर सैंपल का मास पूछा जाए तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो ये आप फॉर्मूला कॉपी कर लेना एंड अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हो गया? फॉर्मूला कॉपी हो गया ना? फॉर्मूला कॉपी हो गया सभी का? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा अपना दिमाग चला करके देखते हैं हम लोग कितना दिमाग चलता है हम लोगों का। एक छोटा सा क्वेश्चन है, करिए जरा तो। सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिख रहा है क्या?
Yes, sir. Sir, the answer of A is 100. नेक्स्ट बताइए। सभी का आंसर मैं नोट करूंगा, फिर लास्ट में देखते हैं किसका करेक्ट होगा। Sir, next be 100 है। Sir, next is 1000. किसी और का हुआ क्या? या सभी का सेम आंसर आ रहा है? Yes, sir. Same answer आ रहा है. Same. सेम आ रहा है। Same, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबके सेम Welcome. आंसर। मतलब समझे, सबके गलत है। Yes, sir. चलो मैं बता रहा हूँ, सबके गलत है। आप सर सी नंबर 1 है। हाँ हाँ, सी नंबर 1 है। 1 है। ओके, सी नंबर सर। अच्छा सी नंबर बोल रहे हो, 1 है। ओके, और बच्चे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। आपको क्या बोला जा रहा है कि आप नंबर ऑफ एटम बताओ, ठीक है? 2 तरीका आपको सिखा रहा हूं, दोनों में से जो अच्छा लगे वो अपना लेना। वैसे जो फर्स्ट वाला तरीका है वही सीखो तो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट वाला तरीका क्या है? हमको जो दिया हुआ है मास, वो देखो बेटा ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं पहले क्या कैलकुलेट करना चाहूंगा? मैं पहले कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमने क्या सीखा? मास ऑफ द सैंपल। कितना मास है बच्चे? 1600 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखा करते थे। ऑक्सीजन का मोलर मास इज 16 ग्राम पर मोल, तो ये मोलर मास यहां रख देते, 16 ग्राम पर मोल। ये क्या होगा? ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, 100 मिल जाएगा। लेकिन ये 100 क्या है? ये नंबर ऑफ एटम नहीं है, ये तो आपको मोल मिला हुआ है। आपसे तो नंबर ऑफ एटम पूछा गया था। अब बोलेंगे कि 1 मोल, अगर मेरे पास 1 मोल होता तो 1 मोल में Na एटम होता, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होता। मेरे पास कितना है? मेरे पास 100 मोल है। तो अगर मेरे पास 100 मोल है तो एटम कितना हो जाएगा? 100 Na एटम हो जाएगा। आप यहां पे लीव कर दो या फिर Na का वैल्यू रख दो। 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग 6.022 इंटू 10⁻25 एटम। यही आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का। 100 तो नहीं आना था यार, 100 तो मोल है ना।
ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, सेकंड वाला तरीका जानना है या इसी तरीके से ये जो तरीका बताया गया है, इससे काम चल जाएगा आपका? सर आसान है तो सेकंड बता भी जानना है। तो सेकंड भी जानना है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला भी देख लेते। सेकंड वाला जो हमने फॉर्मूला सीखा, नंबर ऑफ एटम, डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ध्यान रहे यहां पे क्या लिखते थे हम लोग, एटॉमिक मास। दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रहना चाहिए। मास हमने कितना लिया बच्चे, 1600 ग्राम लिखा। एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU होता है। अब बात बताओ एक, ये AMU और ग्राम कभी कैंसिल हो सकते हैं क्या? और ये एक चीज ध्यान रखना, नंबर का यूनिट कुछ नहीं होता है। आप नंबर ढूंढ रहे हो ना, तो नंबर का यूनिट कुछ नहीं होता। अगर नंबर का यूनिट नहीं होना है तो ये ग्राम AMU कहीं ना कहीं तो इसे कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक काम करते हैं। हमको मालूम है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू NaAMU। ये हमने आपको कन्वर्जन अभी लिखवाया था, या फिर आप बोल सकते हो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। तो ये जो न्यूमरेटर में है, जो अभी आप ग्राम में लिख रहे हो, इस ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1600 ग्राम था, इसमें हमको मालूम है 1 ग्राम इज NaMU, Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में मिल जाएगा आपको, ये AMU में मिल जाएगा। डिनोमिनेटर ऑलरेडी AMU में है। अब देखो अपना काम आसान हो गया, अब ये AMU कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर आपको वापस से मिल जाएगा वही 100 Na एटम। यही तो फाइंड आउट करा था पिछले मेथड से। क्लियर हुआ? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आप फर्स्ट वाला मेथड प्रीफर करना। फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान बोलने का मतलब कि इस चैप्टर में ज्यादातर वही यूज होगा, तो वो ही अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा है। ये नंबर ऑफ एटम तो अभी 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा नहीं, लेकिन मोल आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा, फिर आप परेशान होगे, ध्यान रखना। सेकंड वाले का आंसर बताओगे आप, कितना आएगा? अब जरा करेक्ट करके बताओ सेकंड वाले का आंसर। जल्दी करो बच्चे, करेक्ट करने का टाइम दिया जा रहा है आपको। सर पहले वाला जिससे आंसर आएगा। करेक्ट है, इसका भी आंसर क्या आएगा, 100 Na आएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻²5। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो फिर थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले का आंसर एक बार फिर से बताओ, करेक्ट करके देखो कितना आता है। Six 6.022 into 10⁻26. करेक्ट है, ये आपका आएगा 1000 Na, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻26। ये मिलेगा थर्ड वाले का आंसर। अगर इसमें से आप किसी का भी एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन चाहते हो तो बोल दो, कर दूंगा। नहीं चाहते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर।
ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फिर ये क्वेश्चन करो आप। दिमाग काम कर रहे हैं ना, कैसे करना है? सर 208 ग्राम फर्स्ट वाला। बच्चे मास नहीं पूछे, आप मास क्यों बता रहे हो? आपसे तो नंबर ऑफ एटम पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। किसी को फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला? 13। 15 बता रहे या 13? 13 सर। ओके, लेकिन बच्चे 13 कैसे? आप देखो, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। कई बार होता है ना, हम लोग ज्यादा सोचते हैं, गलत हो जाता है। वैसा कुछ हो रहा है, लग रहा है आपके साथ। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे जा रहे हैं, और हमको क्या दिया है? हमको मोल दिया हुआ है। तो हमको मालूम है ना 1 मोल में कितने एटम होते हैं। 1 मोल में Na एटम होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। और हमको कितना दिया? हमको 52 मोल दिया। तो यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल सा चीज था ये तो। 52 मोल अगर मुझे दिया हुआ है तो एटम कितने हो जाएंगे? 52 इंटू Na। बस यही आंसर है। हमसे एटम ही तो पूछे थे, ये आंसर है। या फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। या फिर आप डायरेक्टली केवल 52 Na बोलते तो भी करेक्ट हो जाता। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, सेकंड पार्ट का आंसर कोई बताएगा? 52 है। नो सर, नो सर। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है बेटा, आप यूनिट जरूर चेक करना। आप यूनिट में गलतियां खूब करोगे।
यहाँ पे मास दिया 52 mu और आपको नंबर चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम, अगर आपको ऑलरेडी मास AMU में दिया हुआ है तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा वही बेस्ड है। नंबर ऑफ एटम क्या, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और मास हमको कितना दिया, हमको ऑलरेडी AMU में दिया हुआ है 52 AMU, और एटॉमिक मास हमको हीलियम का मालूम है AMU। AMU कैंसिल हो जाएगा और फाइनली कितना मिल जाएगा 13। यही आंसर है सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, थर्ड पार्ट का आंसर आप लोग ही बताने वाले हो। Yeah, 13 Na. करेक्ट है, इस बार ही करेक्ट बताया आपने, 13 Na एटम आंसर आएगा बेटा। और ये कैसे आएगा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यूनिट देखना है। यूनिट आपको यूनिट में ग्राम लिखा हुआ था, तो आपको प्रीफर क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मोल के लिए मास ऑफ द सैंपल कितना 52 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास बोला गया था, तो मोलर मास क्या लिखते हैं 4 ग्राम पर मोल। ये आपको क्या मिल जाता, नंबर ऑफ मोल मिल जाता, कितना 13 मोल मिल जाता। अब हमको मालूम है कि 1 मोल में कितना एटम होता है, 1 मोल में Na एटम होता है, तो 13 मोल में कितना होगा 13 इंटू Na। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ओके, और क्वेश्चन करा जाए या थक गए क्वेश्चन? अभी तो खैर चैप्टर का स्टार्टिंग है, और क्वेश्चन करा जाए या बस? बताएगा नहीं कोई, डर गए लगता है कि और क्वेश्चन ना करा दे। चलो नहीं कराऊंगा और क्वेश्चन, लेकिन आप एक काम करो कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये नोट डाउन कर लो एज अ होमवर्क। इसे आप एक बार घर से ट्राई करना, फिर अगली क्लास में करेंगे हम लोग। हो गया सभी का? चलिए, अगर सभी का हो गया है तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। Yes, sir. सर हाँ हाँ हाँ, बताइए। हमारा केमिस्ट्री क्लास आप कराएंगे आज से? नहीं, आपको शेड्यूल मिला होगा, उसमें 1-2 क्लास मेरा होगा, 1-2 क्लास हृदय सर का होगा, दोनों लोगों का होगा। ठीक है, Okay, sir. ओके, चलिए फिर जी यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।